तो आज मैं ये फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो यार फिज़िक्स वगैरह अपन पढ़ने से पहले एक बात समझते हैं यार, साइंस क्या है यार अपने पास? तो यार साइंस बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, है ना? तो यार बेसिकली जैसे पॉलिटिकल साइंस भी होता है, जियोलॉजिकल साइंस भी होता है, किसी भी यूनिवर्स के एस्पेक्ट की स्टडी, बायोलॉजी की स्टडी, ये सारी चीज़ें क्या है? साइंस। लेकिन यार हमारे पास यूनिवर्स में कुछ पर्टिकुलर लॉस है जो कि नेचर के लॉस है जो फॉलो होते हैं। जैसे अगर अभी मैं ये मार्कर को यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये मार्कर क्या किया? नीचे गिरा। अच्छा, ये मार्कर को बेसिकली किया क्या? धरती के मास ने अट्रैक्ट किया। बेसिकली एक नेचर का सिंपल सा लॉ है कि मास मास को अट्रैक्ट करता है, ठीक है यार। लेकिन यार अगर इसने धरती को अट्रैक्ट किया तो इसने भी तो धरती को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए था। लेकिन यार बेसिकली एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा है कि यार धरती ने इसको खींचा, तो यार बेसिकली वो फोर्सेस है कितने, या किसी बंदे के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो वो कैसे मूव करता है, कितना फोर्स लगता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यार ये सारे कुछ नेचर के लॉस है। अगर दो चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। मैग्नेट है तो वो कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो यार ये जो भी हमारे नेचर के लॉस है, जो बेसिकली नेचर में होने वाली घटनाओं को या फिजिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है, उस चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं यार? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है? उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो यार फिजिक्स को अगर अपने को डिफाइन करना हो या फिजिक्स की एक डेफिनेशन देना हो तो यार ये हमारे पास क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लॉस ऑफ नेचर। ये बात समझ में आती है? अब यार एक बात बताओ, अपन ने अभी यहाँ पे कुछ चीजें यूज कर ली कि यार हमारे पास चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर फोर्स मार सकते हैं। ये धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मार रहा है, धरती इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मार रही है। या नॉर्मली सुना ही होगा यार, ये मैंने इसको मुक्का मारा तो यार मैंने इस बोर्ड के ऊपर क्या किया? फोर्स मारा। लेकिन यार ये फोर्स मारा कितना? कैसे बताएंगे यार अपने को? ऐसा तो बोल नहीं सकते ना यार कि फोर्स कितना मारा, वो जो उस दिन मुक्के में जितना फोर्स मारा गया था वो हमारी यूनिट है। नहीं यार, अपने को कुछ प्रॉपर यूनिट्स डिफाइन करनी पड़ेगी। यहां से हम लोग कितनी दूर गए कुछ डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, है ना? तो यार अपने पास जब भी चीजों को नापना होता है, या जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ से भोपाल कितनी दूर है, ठीक है, तब यार लेंथ कैसे नापेंगे? तो यार उसके लिए अपने को कुछ रेफरेंस, कुछ यूनिट की जरूरत होती है। तो यार अगर अपने को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना है तो यार उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं यार? यूनिट्स का। तो यार फिजिक्स के लॉज को पढ़ने के पहले कि आखिर हमारे पास फोर्सेस से लग रहे हैं दो लोगों के बीच में, तो उनका मोशन कैसे होगा, या फिर फोर्सेस अपने मास के वर्च्यू के कारण एक दूसरे के ऊपर कितना मारेंगे, ये सारी स्टडी करने के पहले हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यार फिजिक्स में हम क्वांटिटीज़ को समझें। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, उनका मेजरमेंट कैसा होता है, उन्हें नापा कैसे जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है। अब देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई जैसे स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यार ये दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम दोनों के ऊपर। तो यार इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे डिस्टेंस। तो यार डिस्टेंस को मैं मास, टाइम, किलोग्राम या किसी और लोगों के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकता हूँ। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यार फिजिक्स को पढ़ने के पहले, फिजिक्स के लॉज को पढ़ने के पहले, नेचर के लॉज को पढ़ने के पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा यूनिट सिस्टम या कुछ एक ऐसी डेफिनेशंस बना ले जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सके, उन्हें मेज़र करना सीख सके, हमारी यूनिट्स को समझ सके, यूनिट्स के सिस्टम को एक बना ले, जिनकी वजह से हम लोग हमारे आगे की स्टडी को ज़्यादा आराम से या ज़्यादा आसानी से कर सकें। तो यार इसके लिए फिजिक्स में जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको चैप्टर के बीच में ही बताऊंगा जब अपन पहुंचेंगे वहां पे। तो यार बात करते हैं अपन यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर की। यार सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे आखिर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। भाई अगर तुम किसी चीज़ की यूनिट बना रहे हो, तुम बोल रहे हो कि यार मेरे पास लेंथ की यूनिट मीटर है, तो यार अगर किसी चीज़ की यूनिट बना रहे हो तो वो चीज़ है क्या? है तो कोई फिजिकल क्वांटिटी। तो यार अपन चीज़ों को डिफाइन कहाँ से करना चालू करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी से। ये बात समझ में आती है? तो यार आज जो अपन चालू कर रहे हैं फिजिक्स में पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड
डायमेंशंस। इसमें भी जो सबसे पहली चीज अपन डिफाइन कर रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, चाहे तो लिख लो कि फिजिकल क्वांटिटी ये हमारे पास बेसिकली इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिग्निफिकेंस विच कैन बी क्वांटाइज्ड और विच कैन बी मेजर्ड। एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिग्निफिकेंस की भी है और उसको हम लोग क्या कर सके यार, मेजर कर सके, ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं यार, फिजिकल क्वांटिटी। ये बात समझ में आती है? ठीक। फिजिकल क्वांटिटी को बाद में जो अगली चीज हम समझेंगे वो होगा मेजर करना या प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। ये बात समझ में आती है? तो यार प्रोसेस ऑफ मेजरिंग क्या है? तो यार देखो बेसिकली अगर मैं नाप रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि यार यहाँ से चांद तक की दूरी कितनी है, तो यार आप कैसे बताएंगे चांद तक की दूरी कितनी है? एक तरीका तो ये मान लो कि हाँ यार ये बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की लेंथ जो है इसको मैं एक यूनिट मान लेता हूँ, तो करीब करीब 20 करोड़ ये व्हाइट बोर्ड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो गई, चांद तक की दूरी। लेकिन यार अलग अलग दूरियों को मैं ये बोर्ड की लेंथ से कंपेयर करके बताऊंगा तो यार एकदम सही तरीका नहीं है ना ये, लेकिन फिर भी एक तरीका तो है। तो यार अगर मुझे किसी भी चीज को मेजर करना है तो मैं अपना एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ले सकता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में चीजों को नाप सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है तो यार जब भी मेरे को चीजों को नापना होगा तो मैं कैसे नाप सकता हूँ कि यार अगर मान लो कोई बोले ये लाइन की लेंथ कितनी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये करीब करीब व्हाइट बोर्ड के आधी लेंथ है ना। तो यार ऐसे ही अगर मैं 1 मीटर को लेंथ का रेफरेंस मान के चल रहा हूँ तो आधा मीटर, 0.2 मीटर, 0.5 मीटर, 1.5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, बेसिकली कर क्या रहा हूँ, एक मीटर के अगेंस्ट कंपेयर ही तो कर रहा हूँ, है ना, एक रेफरेंस के अगेंस्ट ही तो उसको देख रहा हूँ। तो ये जो अपना प्रोसेस ऑफ मेजरिंग है ये हमारे पास क्या है, मेजर पहली बात किससे किया जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी को। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, एक ऐसी चीज जो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस की है और जिसको हम लोग नापा जा सके, जिसका अमाउंट देखा जा सके, वही हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। उसकी जो मेजरिंग की प्रोसेस है वो हमारे क्या है यार, इट इज कंपेरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू लिख रहा हूं। मेजरिंग क्या है, इट इज कंपेरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगेंस्ट इट्स रेफरेंस स्टैंडर्ड। कि जो भी हमने इसका रेफरेंस स्टैंडर्ड बना रखा है उसके अगेंस्ट ये कितना है, उस कंपैरिजन वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरिंग कहते हैं। ये बात समझ में आती है? अब यार हम मेजर करते हैं तो मेजर किस में करते हैं, तो मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यूनिट्स की। ठीक है, यूनिट्स क्या है, तो दिस आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स जिनके अगेंस्ट हम हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को नापेंगे। कि अगर 1 मीटर मेरा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है तो ये बंदा अगर 1.5 मीटर है मतलब वो इस रेफरेंस स्टैंडर्ड का 1.5 गुना क्वांटिटी है ये लेंथ में। ये बात समझ में आती है? तो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है हमारे पास जिनके अगेंस्ट हम मेजरिंग का प्रोसेस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स आर रेफरेंस स्टैंडर्ड used for measuring। अब यार यूनिट के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, मीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, सेकंड हो सकता है, और क्या क्या यूनिट हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मीटर बेसिकली किस चीज को नापने के काम में आएगा, डिस्टेंस को नापने के काम में आएगा। ग्राम किसको नापने के काम में आएगा, मास को नापने के काम में आएगा। सेकंड किसको नापने के काम में आएगा, टाइम नापने के काम में आएगा। तब बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये जो मास है, ये जो टाइम है, यही हमारी क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और इन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के रिस्पेक्ट में। और वो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट। कि डिस्टेंस को हम लोग जो नापते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर्स में नापा जा सकता है। मास को ग्राम में नापा जा सकता है,
टाइम को सेकंड्स में नापा जा सकता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम को हमने बोल दिया है कि ये 1 सेकंड है। अब दुनिया में जब भी टाइम नापना होता है तो इस 1 सेकंड के कंपैरिजन में हम बोलते हैं कि हाँ यार, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये आधा ही था टाइम तो ये आधा सेकंड था, इसके रिस्पेक्ट में 1/4 ही था टाइम तो वो 0.25 सेकंड था, इसके रिस्पेक्ट में 10 गुना था टाइम तो वो 10 सेकंड थे, है ना। अच्छा, इसके अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम नाप सकते हैं। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्पीड को किस में नापा जाता है बताओ यार। स्पीड को अपन नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो यार हमारे पास मीटर पर सेकंड भी क्या है, एक यूनिट है। ये बात समझ में आती है। ये मीटर और सेकंड से मिल के बनी है, लेकिन मीटर पर सेकंड अपने आप में क्या है, एक यूनिट है जिससे किस फिजिकल क्वांटिटी को नापा जा सकता है, स्पीड को नापा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे और फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती है, एक्सीलरेशन हो जाएगी। एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा 9th-10th में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आया। तो यार अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसको हम लोग किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं। तो यार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक यूनिट है जिससे हम किस फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं, एक्सेलरेशन को। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टिंक्शन दिख भी रहा होगा कि यार ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके लिए हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, लेकिन ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये हमारी अलग अलग यूनिट्स से मिलकर के बनी है। या ऐसा बोल सकता हूँ यार, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड हमारी डिस्टेंस और टाइम वाली फिजिकल क्वांटिटी को मिला करके बनाया गया है। तो इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है इनको अपन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। और इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अभी मैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ लिखवा दूंगा कि एग्जैक्टली होती क्या है, बट ये बेसिक आइडिया तुम लोगों को लग गया होगा कि यार फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरिंग का प्रोसेस क्या है और हमारे पास यूनिट्स क्या होती है। ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब यार देखो, जब अपन ये वाली सारी चीजें समझ में आती हैं तो यार अपन तो एक चीज और देख लेते हैं कि यार यूनिट बड़ी होना या यूनिट छोटी होने से हमारे पास एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये बात तो समझ में आई नहीं होगी, तो यार एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास अगर ये वाली लेंथ है तो यार ये एक पर्टिकुलर लेंथ है। मान लो हो सकता है कि ये लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, लेकिन यार इसी लेंथ को मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसी लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कितना होगा यार, 100 सेंटीमीटर होगा। इसी लेंथ को मैं किस में बता सकता हूँ, मिलीमीटर्स में बता सकता हूँ। मिलीमीटर्स में ये हमारे पास कितना होगा, 1000 मिलीमीटर। इसी लेंथ को मैं और भी यूनिट्स में बता सकता हूँ, जैसे किस यूनिट में बता सकता हूँ यार, किलोमीटर्स में बता सकता हूँ। कितना होगा, 0.001 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आती है। अब देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो यार ये हमारे पास सेम ही लेंथ है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 100। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 0.001 है। तो बेसिकली हमारे पास लेंथ तो वही है, लेकिन इसको अगर मैं अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से नापूं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, अलग अलग। अब यार मुझे एक बात बताओ, मीटर वाली यूनिट बड़ी है कि सेंटीमीटर वाली यूनिट बड़ी है। 1 सेंटीमीटर छोटा होता है, 1 मीटर बड़ा होता है। तो अगर मैं छोटी यूनिट्स यूज कर रहा हूँ तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी। अगर मैं बड़ी यूनिट यूज कर रहा हूँ, किलोमीटर, तो यार उसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटी। तो यार जो हमारी यूनिट्स में जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, जैसे ये मेरी फिजिकल क्वांटिटी थी, कौन सी, लेंथ। यार जब भी हम लोग यूनिट्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं यार उसके जो यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट अगर तुम इसी फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में नापोगे तो तुम्हारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जितना बड़ा होगा तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी। सिंपल बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने इतनी लेंथ को बोल दिया एक यूनिट, और मान लो मैं नाप रहा हूं इस लेंथ को, तो यार ये लेंथ इस यूनिट का क्या हो सकता है 0.6 यूनिट हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने अपने जो यूनिट है
वो इसको मान लिया कि यार ये है मेरे पास 1 यूनिट डैश। तो यार अब मेरे को एक बात बताओ, ये छोटा है तो यार इसके जैसे 2 इसमें आ गए होंगे, तो यार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, नहीं यार ये तो हमारे पास 2 यूनिट डैश के बराबर है। तो यार अगर मेरी यूनिट छोटी है तो यही लंबाई इसके रिस्पेक्ट में बड़ी हो सकती है, तो यार इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, अगर मेरी यूनिट क्या है, छोटी। लेकिन अगर वही मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड बड़ा है तो यार मेरा एक्चुअल लेंथ इसके मुकाबले क्या हो सकता है, छोटा। तो वही मैंने अगर यूनिट बड़ी ले ली तो यार हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी। ये बात समझ में आती है। तो यार हम लोग एक थोड़ा सा अगर रिलेशन देखने की कोशिश करें कि यहां पे एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं रेफरेंस यूनिट। ये हमारे यूनिट का साइज है, ठीक है। तो यार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यार अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर लेंथ है, इसी को नापना है, और तुम्हारी रेफरेंस यूनिट क्या है, बहुत ही छोटी है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी। अगर तुम्हारा रेफरेंस यूनिट साइज बहुत ही बड़ा है, तो अगर तुम्हारा एक यूनिट ही बहुत बड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो यूनिट होगा या ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये क्या होगी, बहुत ही छोटी। तो यार इसके बीच का जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है कि यार बेसिकली इस ग्राफ को अपन कैसे देखेंगे कि जब मेरे पास रेफरेंस यूनिट छोटा था तो उसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, बड़ी। फिर जैसे जैसे मैंने अपने रेफरेंस यूनिट का साइज बढ़ाता गया तो उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, गिरती गई। और जब मेरा रेफरेंस यूनिट का साइज बहुत ही बड़ा हो गया तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या हो गई, छोटी। ये बात समझ में आती है। तो यार इसी को हम लोग यार एक ग्राफ की तरह देख सकते हैं, जो यार कई लोग बार तुम्हें किसी टेक्स्ट में या क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा कि यार न्यूमेरिकल वैल्यू और रेफरेंस यूनिट जो हमारी है उसके साइज के बीच में रिलेशन क्या है। तो यार ये रिलेशन को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है यार। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन। यार कुछ बेसिक चीज़ें या कुछ बेसिक टर्म्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सेंटीमीटर मैंने बोला, मिलीमीटर बोला, माइक्रोमीटर बोला, अब कल को मैं एंगस्ट्रॉम बोलूंगा, पिकोमीटर बोलूंगा, फेम्टोमीटर बोलूंगा, गीगामीटर भी बोल सकता हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें हमारे पास एग्जैक्टली है क्या। तो यार अपन एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं कि अगर मेरे पास ये 1 मीटर है, अब देखो 1 मीटर की जगह 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हमारे पास कोई भी यहाँ पे यूनिट हो सकती है। मैं समझाने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, मीटर। तो यार अगर ये मेरे पास 1 मीटर है तो अगर मैं छोटे छोटे यूनिट्स में जाता जाऊं तो यार अगर मैं इसको 10 गुना छोटा कर दूं तो यार हमारे पास यही क्वांटिटी हमारे पास क्या बन सकती है, 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब हमारे पास क्या होगा यार, तो यार 1 डेसीमीटर का मतलब हमारे पास होगा 10⁻⁻1 मीटर। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि यार हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो सकता है, cm, 1 मिलीमीटर हो सकता है, mm, 1 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर के लिए वापस से mm यूज नहीं करेंगे, इसके लिए अपन s टाइप का सिंबल यूज करते हैं। ये जो है ये सिंबल हमारा ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू, ठीक है। तो म्यू मीटर मतलब माइक्रोमीटर। इसके ऊपर आता है 1 नैनोमीटर, इसके ऊपर आता है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ए के ऊपर गोला लगा के बताते हैं। इसके बाद में 1 पिकोमीटर, पीएम, और इसके ऊपर 1 फेम्टोमीटर। बेसिकली इनके मतलब क्या है, तो यार इनके मतलब बहुत सिंपल से हैं। बेसिकली ये हमारे लिए मल्टीपल की तरह एक्ट कर रहे हैं कि 1 डेसीमीटर क्या है, 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्या है, 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर क्या है, 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर क्या है, अब 3 के मल्टीपल्स में, तो यार 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर क्या है, 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, ये 10⁻10 मीटर है।
अब यार अपन 9 के 3 के मल्टीपल में चल रहे थे, जबरदस्ती अपन ये 10 की पावर -10 क्यों लेके आए? क्योंकि एटम इस साइज के होते हैं। यार अपने को कई बार जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे और एटम्स के बारे में बात हो रही होगी, और तो फिजिक्स में एटम की बात 12th में होगी, तो जब भी एटम्स की बात हो रही होगी तो वहां पे हम यूनिट क्या यूज कर रहे होंगे? एंगस्ट्रॉम, है ना। पिकोमीटर हमारे पास क्या होता है? 10 का पावर -2 मीटर। फेम्टोमीटर हमारे पास क्या होता है? 10 का पावर -15 मीटर। अब यार जरूरी नहीं है कि ये हर बार मीटर पे लगे, सेकंड के ऊपर भी लग सकता है। अगर 1 सेकंड है तो 1 डेसी सेकंड का मतलब क्या? 10 की पावर -1 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड का मतलब क्या? 10 की पावर -6 सेकंड। यार ये जो हमारे पास डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, फेम्टो, ये जो चीजें हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है यार? ये एक प्रीफिक्स की तरह है, जो एक यूनिट के ऊपर अगर इस प्रीफिक्स को मैं यूज कर रहा हूं तो वो मल्टीपल बता रहा है ना। वैसे एंगस्ट्रॉम बेसिकली केवल लेंथ के लिए यूज होता है, लेकिन अगर तुम सेकंड्स वगैरह में जाओगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो हम यूज कर सकते हैं। अगर एक फेम्टो सेकंड की बात कर रहा हूं तो वो 10 की पावर -15 सेकंड्स है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास जैसे ये छोटी वाली यूनिट्स है, ऐसे ही हमारे पास क्या होती है? बड़ी वाली यूनिट्स क्या होती है यार? हमारे पास एक डेकामीटर, जिसको हम लोग कैपिटल डीएम से लिखते हैं। फिर क्या होती है? एक हेक्टामीटर, जिसको हम एचएम से लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एक किलोमीटर, जिसको हम केएम से लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये 10 की पावर 3 आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक मेगामीटर, जिसको हम लोग कैपिटल एम स्मॉल एम से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक गीगामीटर, जिसको कैपिटल जीएम से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक टेरामीटर, जिसको हम कैपिटल टीएम से लिखा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक पेटामीटर, जिसको हम कैपिटल पी एम से बता सकते हैं। अब अगेन ये हमारे पास सारे क्या है? प्रेफिक्सेस है, ठीक है। प्रेफिक्सेस मतलब क्या? कि अगर एक डेकामीटर की बात कर रहा हूँ तो वो 10 की पावर 1 मीटर है। हेक्टामीटर की बात कर रहा हूँ तो 10 की पावर 2 मीटर है। किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर है। 1 2 3 तक अपन सीधा चलते हैं, फिर 3 के मल्टीपल्स में आ जाते हैं। 10 की पावर 6 मीटर एक मेगामीटर होगा। 10 की पावर 9 मीटर एक गीगामीटर होगा। 10 की पावर 12 मीटर एक टेरामीटर होगा। और 10 की पावर 15 मीटर एक पेटामीटर होगा। ये बात समझ में आती है? अब यार इसमें समझ देखने वाली बात ये भी है कि यार ये बेसिकली हमारे पास केवल मीटर के लिए नहीं बल्कि प्रीफिक्सेस की तरह एक्ट करेंगे। अगर 1 सेकंड है तो 1 मेगा सेकंड का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 6 सेकंड। अगर मेरे पास एक बाइट यूनिट है तो 1 किलोबाइट का मतलब क्या होगा? 1000 बाइट। 1 मेगाबाइट का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 6 बाइट। 1 टेराबाइट का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 9 बाइट। तो यार ये जो अपने किलो, मेगा, गीगा, टेरा वाले, यार ये तो तुम्हें अपने यार अपन मोबाइल वगैरह चलाते हैं, डेटा वगैरह इन्हीं में तो नापते हो तुम लोग, है ना यार। तो बेसिकली ये जो हमारे कुछ प्रीफिक्सेस हैं ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि यार जब भी अब मैं यूनिट्स की बात करूंगा तो यार अगर मेरे को एटम्स के बीच की दूरी नापनी है तो मैं एंगस्ट्रॉम में नापूंगा। अगर मुझे लाइट की वेवलेंथ नापनी है तो मैं माइक्रोमीटर या नैनोमीटर्स में नाप सकता हूँ। या फिर अगर मेरे को यहाँ से चांद की दूरी नापनी है तो मैं किलोमीटर्स में नाप सकता हूँ। ये बात समझ में आती है? एक प्लेग्राउंड की दूरी नापनी है तो मैं मीटर्स के नाप सकता हूँ, ठीक है। यार अलग अलग चीज की जो दूरियां है उनको मैं अलग अलग यूनिट्स में नाप सकता हूँ। अब चलो मीटर भले मैं टेरा में नहीं नाप रहा हूँ, टेरा में डेटा को तो नापा जा सकता है। ये बात समझ में आती है? एनर्जी कई बार हम लोग मेगा वॉट या गीगा वॉट में नापेंगे, प्रेशर कई बार गीगा पास्कल्स में होगा। तो यार ये जो हमारे पास ये जो प्रीफिक्सेस है ये हमें क्या होने चाहिए यार? याद होने चाहिए कि यार अगर मेरे पास कोई भी बेसिक यूनिट है तो उसके ऊपर प्रीफिक्स लगा रहा हूं तो वो उससे कितना गुना जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और समझो यार, फेम्टोमीटर क्या है? छोटी यूनिट है, और पेटामीटर क्या है? बड़ी यूनिट है। अब बोलोगे यार देखो सर, फेम्टोमीटर छोटा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, पेटामीटर बड़ा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। आप तो गलत बोल रहे थे, आपने तो उल्टा ही बता दिया। नहीं यार, बात समझो ध्यान से। अगर मैं एक फेम्टोमीटर को कह रहा हूं कि वो 10 का पावर -15 मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर किसके बराबर है? 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर के बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक पेटामीटर मेरे पास किसके बराबर है?
10⁻15 मीटर के बराबर है, तो यार मेरे पास 1 मीटर जो है वो 10⁻−15 पेटामीटर के बराबर है। अब यार जब भी मेरे को ये देखना था कि यार हमारे पास यूनिट बढ़ाने से न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या हो रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को ही देखते थे कि यार हाँ यार ये लेंथ ले ली है, अब छोटे यूनिट्स में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है और बड़े यूनिट्स में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, तो यार मेरे को एक पर्टिकुलर लेंथ पकड़ के काम करना पड़ेगा, 1 मीटर 1 मीटर। अब इसी 1 मीटर को अगर मैं फेमटोमीटर में लिखूं जो कि छोटी यूनिट है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी। इसी 1 मीटर को पेटामीटर्स में लिखूं जो कि बड़ी यूनिट है, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, छोटी। ये बात समझ में आती है यार। तो यार हम लोग सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि हाँ यार ये वाला जो अपन ने ग्राफ देखा था, कौन सा वाला, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं यार, रेफरेंस यूनिट साइज। इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारे पास कैसा होगा यार, कुछ ऐसा। ये बात समझ में आती है यार। लेकिन यार इस ग्राफ में जो मैं ये देख रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को देख रहा हूँ, अलग अलग रेफरेंस यूनिट के साइज रख के कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बन रही है। बात समझ में आती है। ये जो चार्ट बताया है ये इसीलिए बताया गया है ताकि इन फ्यूचर कभी भी मैं इन प्रेफिक्सेस को यूज करूँ तो यार तुम्हें समझ में आना चाहिए किसका मतलब क्या होता है। अच्छा, फिजिक्स पढ़ने से पहले जो यहाँ पे अपन कुछ लेक्चर्स करेंगे, तो यार कुछ चीज़ें हैं जो यार तुम लोगों से मैं चाहूँगा कि तुम लोग याद रखो, है ना। जैसे यार वो चीज़ें क्या है, एक तो यार तुमको टेबल्स याद होनी चाहिए 20 तक, सारी प्रेफिक्सेस याद होने चाहिए सारे, स्क्वायर्स ऑफ नंबर याद होने चाहिए 30 तक, क्यूब्स ऑफ नंबर याद होने चाहिए 20 तक। इतनी चीज़ें बेसिकली तुमको सारी याद होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ याद होना होगा तो वो टाइम टू टाइम मैं बताना चाहूँगा, ठीक है यार। तो यार ये हमारे पास बेसिकली अगर प्रेफिक्सेस समझ में आते हैं तो यार अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यार अपने टॉपिक में अभी तक अपन क्या क्या समझ चुके हैं, अपन समझ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अपन समझ चुके हैं कि यार मेजरिंग का प्रोसेस क्या होता है, अपन समझ चुके हैं कि यूनिट्स क्या होती है, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होती है जिनकी मदद से हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अगली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है यूनिट सिस्टम। जैसे एक बात बताओ यार, लेंथ को नापते हैं तो क्या हमेशा मीटर में ही नापते हैं? नहीं यार, अभी तो अपन ने देखा प्रीफिक्सेस लगा के कभी किलोमीटर में नाप रहे, कभी सेंटीमीटर में नाप रहे, कभी एंगस्ट्रॉम में नाप रहे। लेकिन क्या हमेशा मतलब ऐसे अपन प्रीफिक्सेस लगा के ही नापते हैं कि और भी कोई तरीके होते हैं मीटर्स बताने के लिए? हाँ, और भी होते हैं यार। अपन जैसे अगर मान लो कि यार लेंथ को नाप रहे हैं तो यार लेंथ को अपन किस किस में नाप सकते हैं? मीटर में नाप सकते हैं, कुछ लोग इसको यार्ड में नापते हैं, कुछ लोग इसको फीट में नापते हैं, कुछ लोग इसको इंच में नापते हैं। यार ये भी हमारे पास क्या है यार, अलग अलग यूनिट्स है। अब यार 1 इंच अलग है, 1 फीट अलग है, 1 यार्ड अलग है, 1 मीटर अलग है, क्यों हुआ ऐसा? यार सीधी सी बात थी भाई, दुनिया में सब लोग फिर मतलब जब साइंस धीरे धीरे बढ़ रहा था तो दुनिया के सब लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, सबने अपने अपने अलग अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिए, है ना यार। जो इंडिया में काम कर रहा था, इंडिया वाला तो अपन ने लिखा ही नहीं, इंडिया वाला बेसिकली हमारे पास जो है गज वगैरह में नापते हैं, ठीक है यार। तो कुछ लोग मीटर में नाप रहे थे, कुछ लोग यार्ड में नाप रहे थे, कुछ फीट में नाप रहे थे, कुछ इंच में नाप रहे थे, सबने क्या किया था, अपनी अलग अलग यूनिट बना दी थी। कुछ लोग माइल्स में भी नाप रहे थे। तो यार सब लोगों ने क्या क्या करा यार, अपनी अलग अलग यूनिट्स बना ली एक ही चीज को नापने के लिए, है ना यार। इनफैक्ट ना केवल यूनिट बल्कि यूनिट सिस्टम ही बना दिया कि यार जैसे तुम्हारे पास कुछ फेमस यूनिट सिस्टम तुमने सुने होंगे, MKS यूनिट सिस्टम, या फिर तुमने सुना होगा CGS यूनिट सिस्टम, या फिर तुमने सुना होगा FPS यूनिट सिस्टम। यार ये यूनिट सिस्टम्स क्या है? ये यूनिट सिस्टम केवल एक टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट बता रहे हैं। M फॉर मास या M फॉर मीटर, K फॉर केजी, S फॉर सेकेंड। ये लोग क्या करते हैं कि यार मास जो है या मीटर जो है, ठीक है, मीटर से क्या नापते हैं, लेंथ, केजी से क्या नापते हैं, मास, और सेकंड से क्या नापते हैं, टाइम। तो यार इसने क्या किया, एक सेट ऑफ यूनिट्स यूज कर ली जिससे वो अपने एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को नापेगा। अब सीजीएस की बात कर रहे थे यार, सीजीएस ने क्या किया, उसने बोला नहीं यार हम लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को नापेंगे ग्राम में,
और टाइम को नापेंगे सेकंड में, तो यार ये भी हमारे पास क्या हो गया यार, एक यूनिट सिस्टम हो गया कि उसने एक सर्टेन सेट ऑफ यूनिट्स यूज कर ली एक सर्टेन सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। एफपीएस हमारे पास क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। अब बेसिकली यार याद रख लेना, एक फुट जो होता है वो बेसिकली 12 इंच होता है, और एक इंच क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। एक इंच 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 12 इंच बेसिकली 30 सेंटीमीटर होते हैं। एक पाउंड अगर मैं मास की बात करूं तो 0.45 केजी होता है। क्या बेसिकली इन्होंने क्या किया, मास को नापने के लिए पाउंड यूज किया, लेंथ को नापने के लिए फुट यूज किया, टाइम को नापने के लिए सेकंड यूज किया, तो ये भी अपने आप में क्या बन गया, एक यूनिट सिस्टम बन गया। ये बात समझ में आती है। तो यूनिट सिस्टम बेसिकली क्या है, अ सेट ऑफ यूनिट्स है जो कि डिफरेंट सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए यूज किया जाता है। अब यार जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चीजें चल रही थी, अब जैसे अमेरिकन है वो इनफैक्ट फुट पाउंड सेकंड में भी नहीं नापते, वो माइल्स पाउंड और सेकंड में नापते हैं। ठीक है यार, तो बेसिकली ये, और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो फुट पाउंड और सेकंड में नापते थे। कई लोग जो थे, जो फ्रांस वाले थे, वो एमकेएस में नापते थे, मीटर किलोग्राम और सेकंड में। तो यार ये वाली जो चीजें हैं, अब अलग अलग जो साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज के थे, उन्होंने अपने डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स को यूज किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी यार, एक बंदा अपने सारे क्वेश्चंस जो भी सॉल्व कर रहा है उसमें अपने मास को पाउंड में लेके चल रहा है, तो उसको एक पाउंड का अंदाजा है कितना वजन होता है। अब यही इंडिया में अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1 किलो वजन, 2 किलो वजन, तो तुमको अंदाजा माइंड में लग जाता है ना यार कितना वजन है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1 पाउंड वजन, तो तुम्हें अंदाजा लग रहा है क्या, नहीं। तो यार बेसिकली हमारे पास है क्या, अलग अलग यूनिट सिस्टम्स अलग अलग कंट्री में डेवलप हुए थे, और बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट होता था जब एक सेट ऑफ साइंटिस्ट और दूसरे सेट ऑफ साइंटिस्ट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते थे। तो यार इसीलिए हमने क्या किया, एक बेसिक, एक कॉमन, एक फंडामेंटल यूनिट सिस्टम बनाया, जो यूनिट सिस्टम हमारे पास थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली क्या होगा यार, एक्सेप्टेड होगा। ये बात समझ में आती है। अब देखो यार, ये सब चीजें तुम्हें लग रही होगी कि यार ये सब चीजें तो यार नॉर्मली पता होनी चाहिए, नहीं पता होती थी यार, पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था। ठीक है, सब लोग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इंडिपेंडेंटली अपना अपना साइंस डेवलप कर रहे थे, तो सबने अपने अलग अलग यूनिट सिस्टम बना लिए थे। ठीक है, यहाँ से हमारा टेक अवे मैसेज फॉर होम क्या है, 1 फुट 12 इंच होता है, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट 30 सेंटीमीटर होता है, 1 पाउंड 0.45 केजी होता है। ये इतनी वैल्यू तुम्हें याद करनी है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में वो तुम्हें कोई लेंथ पाउंड, कोई लेंथ अपने को फुट में और कोई मास पाउंड में देके एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार ये चीजें तुम्हें पता हो। अच्छा, अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो वो जनरली तुम्हें बता देगा 1 पाउंड कितने केजी है। लेकिन अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लो और वहां पे कोई पेपर आ गया, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार तुम जो है इन वैल्यूज को याद रखो। ये बात समझ में आती है। अब देखो, यूनिट सिस्टम्स का जो टेक अवे मैसेज था वो ये था कि यार ये कन्वर्जन्स अपने को याद रखने हैं। ये मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होता है, 1 ग्राम 10⁻³ केजी होता है, ये तुम्हें पता होगा। ठीक है यार, तो यार इसके बाद में अब अगर अपन बेसिक फिजिक्स की बात करें, तो यार देखो ये हो गया था, अलग अलग यूनिट सिस्टम अलग अलग जगहों पर डेवलप हो रहे थे, तो यार सारी चीजें कंफ्यूजन में जा रही थी। तो हमने बोला यार एक यूनिट सिस्टम बनाते हैं जो पूरी दुनिया फॉलो करेगी, और उसी यूनिट सिस्टम को हमने कहा एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में हमारा फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। अब सिस्टम इंटरनेशनल है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस वालों ने दिया था क्योंकि, बट अपन अगर बात करें तो यार ये जो एसआई सिस्टम है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने पास यूज होता है। तो यार एसआई यूनिट सिस्टम, इस यूनिट सिस्टम में कायदे से फिजिकल क्वांटिटीज को लिस्ट किया, फिर कायदे से उनकी यूनिट्स या उनके रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को बनाया। ठीक है, फिर इसने बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करी, जिनको उसने बोला कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी मदद से हम लोग दुनिया की बाकी क्वांटिटीज बना सकते हैं। और फिर उसके लिए क्या किया, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड या उसके एक यूनिट को सेट किया, और अब दुनिया में हर कोई उस एक यूनिट को यूज करता है, ताकि बेसिकली यूनिट सिस्टम्स का कंफ्यूजन खत्म हो सके। ठीक है, तो इसने जो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई वो थी मास, टाइम,
लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक। अब यार ये जो हमारे पास साथ है, यार मास को उसने किस में नापा? मास को उसने नापा केजी में। 1 kg ऑफ मास को हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम माना। ठीक है, जैसे अपन एमकेएस सिस्टम में मास में क्या करते थे, केजी में नापते थे, और अपनी लेंथ को मीटर में नापते थे, टाइम को सेकंड में नापते थे। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बेसिक यूनिट्स क्या है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। टाइम को किस में नाप रहे हैं? 1 सेकेंड में। लेंथ को किस में नाप रहे हैं? 1 मीटर में। टेम्परेचर के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है 1 केल्विन। ठीक है, एक काम करो, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे फुल फॉर्म, किलोग्राम सेकेंड मीटर केल्विन। अब भाई केल्विन वाला चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा, या बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 0 केल्विन एब्सोल्यूट लोवेस्ट टेम्परेचर। अब ये क्यों होता है ये अपन पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, और ये भी पढ़ा है 273 केल्विन किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। 274 केल्विन मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, 275 केल्विन मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 में 273 प्लस कर दो, कितना हो गया? 298 केल्विन। तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 298 केल्विन के बराबर है। यार ये केल्विन हमारे पास क्या है यार? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास जो अगली यूनिट है या अगली फिजिकल क्वांटिटी वो है करंट। इसको हम किस में नापते हैं? एम्पियर्स में नापते हैं। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। भाई अगर मैं तुमको बोलूं मेरे हाथ में अभी कितने मार्कर है? 4 मार्कर है यार, इसको मैं गिन रहा हूँ यार। अब अगर अपन केले बोलते तो बोलते ना यार 1 डजन केले लेकर के आ जाओ, तो यार 1 डजन का मतलब क्या है? 12। ये बात समझ में आती है कि 12 अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस लेके आ जाओ। मैं बोलूँ 1 दर्जन पेन लेके आ जाओ, इसका मतलब क्या है? 1 डजन पेन मतलब 12 पेन ले आओ। तो डजन ने क्या किया? इनकैप्सिकेट कर दिया कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होना चाहिए? 12। यार इसकी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है 1 मोल। ये बात समझ में आती है? अब 1 मोल हमारे पास होता क्या है? तो यार 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स। ये बात समझ में आती है? जैसे 1 डजन केले का मतलब क्या हुआ? 12 केले। तो यार 1 मोल केलों का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सिंगल यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस। बात समझ में आती है? इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं कि यार ये नंबर हमारा क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल एन में सबस्क्रिप्ट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यार इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम नापते हैं कैंडेला में। अच्छा, कैंडेला की हमें चिंता नहीं करनी है, हमारे 12th तक के सिलेबस में हमें कैंडेला के बारे में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो भी काम होगा हम ये ऊपर की 6 फिजिकल क्वांटिटीज़ को डील करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा यूनिट सिस्टम ने 2 और यूनिट्स थी जिनको रिकॉग्नाइज किया, तो यार उनको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंटरी यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या है? तो यार वो है हमारे पास एंगल और सॉलिड एंगल। ये भी अभी अपन टाइम के साथ सीखेंगे कि आप बेसिकली है क्या और कैसे नापा जाता है। लेकिन एंगल की जो उसने एक यूनिट रखी उसको रखा एक रेडियन, और जो हमारे सॉलिड एंगल है उसको रखा एक स्टेरेडियन। ठीक है। एंगल बेसिकली तुम लोग समझते होंगे कि यार अगर मेरे पास ऐसी 2 रेस है या 2 लाइट्स है, तो यार इनके बीच में जो स्प्रेड है उस स्प्रेड के मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब यार इसको भी डिफाइन करने का एक बहुत ही प्रॉपर तरीका होता है जो अपन सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में, बेसिक मैथ्स में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 रेस है तो इनके बीच की स्प्रेड के मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। अगर तुमने एंगल डिग्रीज में नापा होगा कि
60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन डिग्री इसकी एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, रेडियन। रेडियन क्या होता है वो अपन बेसिक मैथ्स के वक्त में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सॉलिड एंगल होता है कि यार ये तो दो रेस थी, इनके बीच का स्प्रेड। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि यार मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है और वहां से ऐसा एक 3D टाइप का स्ट्रक्चर निकल रहा है जो कि ऐसा कोन जैसा जा रहा है। तो यार यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यार ये बेसिकली पूरा ऐसा सरफेस जा रहा है ना। यहाँ पे क्या जा रही थी, दो रेस जा रही थी, इनके बीच के स्प्रेड को मैंने क्या बोला, एंगल। यहाँ पे ऐसा सरफेस जा रहा है, तो ये जो सरफेस का बीच का स्प्रेड है इसको हम क्या कहते हैं यार, सॉलिड एंगल। इनफैक्ट अगर मैं इसका डायग्राम ऐसा बनाऊं कि यहाँ से अगर मेरा एकदम कोनिकल नहीं, प्रिज्म टाइप की चीज निकल रही है, तो यार ये जो हमारे पास यहाँ पे स्प्रेड आ रहा है, 3 डायमेंशनल स्प्रेड आ रहा है, इस 3 डायमेंशनल स्प्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। मत फिक्र करो, यूनिट इन डायमेंशन के बाद में अपन जो अगला चैप्टर करेंगे वो बेसिक मैथ्स करेंगे, जिसमें मैथ्स की कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ाऊंगा मैं। तो यार बेसिकली वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यार एग्जैक्टली हमारा एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। लेकिन यार एक रेडियन और एक स्टेरेडियन को मैंने अलग से क्यों डिफाइन किया, बहुत बड़ा कारण है, मास इसके अगर अपन बात करें तो इसको किलोग्राम में नाप रहे, लेंथ मीटर में नाप रहे, टाइम सेकंड में नाप रहे। इनके पास जो यूनिट्स है वो अपने आप में एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैं मास को टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको बाकी यूनिट्स के रिस्पेक्ट में नहीं बताया जा सके। लेकिन एंगल को, यार एंगल को मैं जो है लेंथ के टर्म्स में बता सकता हूँ कि यार अगर मेरे पास दो रेस है तो यार अगर इनके बीच के जो ये आर्क बन रहा होगा, इसकी लेंथ और ये रे की लेंथ के टर्म्स में मैं इस एंगल को बता सकता हूँ। तो यार ये जो एंगल और सॉलिड एंगल है ये बेसिकली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन फिर भी इसको हमने क्या किया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की तरह इनकी यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए अलग से रख दिया है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, तो यार अभी के जो अपना फर्स्ट चैप्टर था, है ना, या जो फर्स्ट लेक्चर था, इसमें मैंने जो कवर किया तुम लोगों को ये समझाया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ये समझाया कि उनको मेजर करने का मतलब क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, यूनिट सिस्टम क्या होते हैं। और क्योंकि दुनिया में अलग अलग लोगों ने अलग अलग यूनिट सिस्टम बना लिए थे, तो हमने एक क्या किया, यूनिवर्सल सिस्टम बनाया, सिस्टम इंटरनेशनल, जो बेसिकली हमारे पास क्या है यार, बेसिक फिजिकल या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करता है और उनकी यूनिट्स को डिफाइन करता है। साथ ही वो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को डिफाइन करता है। ये बात समझ में आती है यार? ठीक, तो यार और अपन ने इसके अलावा क्या सीखा, कुछ प्रीफिक्सेस सीखे जो तुमको याद रखने हैं, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो, गीगा, टेरा, पेटा, एंगस्ट्रॉम, नैनो, पिको, फेम्टो, इनके जो हमारे प्रीफिक्सेस के मतलब है वो आप लोगों को याद रखना है। तो यार आज के लिए जो लेक्चर है, पहला लेक्चर अपन यहीं पे खत्म कर